हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स अध्ययन। तो हम लोग कर रहे थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लास्ट 15 लेक्चर्स यानी कि प्रॉब्लम सेशन 4 में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, स्पेशली कि पार्टीशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमें पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना पता है देन हाफ ऑफ द जॉब इज डन। फिर उसके बाद तो बेसिक फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं, दैट्स इट। सो इस प्रॉब्लम सेशन में हम लोगों ने जैसे कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, गिब्स, इन सब के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे गिब्स एंसेंबल के बारे में। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक प्रॉब्लम से गिब्स एंसेंबल को स्टडी करेंगे। और प्लस जो प्रॉब्लम होगी वो भी एक नई प्रॉब्लम है, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। और वो जो प्रॉब्लम आज की है दैट इज योर मैग्नेटिक सिस्टम्स। मैग्नेटिक सिस्टम्स। तो कई जगह, कई बुक्स में अगर आप रेफरेंसेस में देखोगे तो कई जगह पे मैग्नेटिक सिस्टम्स को कैनोनिकल एंसेंबल से सॉल्व किया है, कई जगह पे गिब्स एंसेंबल से सॉल्व किया है। हम लोग यहाँ पे गिब्स एंसेंबल से सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेट मी सेट यू द प्रॉब्लम और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू द प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्या है वो लिख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले प्रीवियस जो 3 प्रॉब्लम सेशन थे उसमें मैंने फेस कैम के साथ एक ट्रायल स्टार्ट किया था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है। और मे बी वी विल स्टार्ट इट सून, बट आई थिंक दैट वाज वो एक ज़्यादा बेटर वे था कि मैं दिख भी रहा हूँ और साइड में सारी चीज़ें हो भी रही हैं। सो इन दैट वे यू कैन एंगेज better yourself, but unless and until you can follow the content, it's good. Okay, so problem हमारे पास ये है कि मेरे पास n, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ साइट्स हैं, n नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब क्या है कि दो भी पार्टिकल हैं या स्पिन है या साइट्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है। नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन्स हैं, मैग्नेटिक स्पिन सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल केस में ले सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये कुछ साइट्स हैं, लेट सपोज ये मेरे पास 5 साइट्स हैं। इनमें मैंने ऐसे पार्टिकल प्लेस कर दिए जिनके पास कुछ मैग्नेटिक स्पिन है। लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक अप, ये डाउन, ये अप, ये अप। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पिन अप है, ये पर्टिकुलर स्पिन डाउन है, ये पर्टिकुलर स्पिन डाउन है, ये अप है, ये फिर अप है। ओके, तो इस तरीके से अप डाउन का एक वन डायमेंशनल एरे मैंने क्रिएट किया और इसमें कुछ मैंने स्पिन प्लेस किए। नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब क्या है कि ये वाला जो स्पिन है ये और जो सेकेंड स्पिन है ये, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं है। यानी कि इसका जो फ्लक्चुएशन है, यानी कि अगर मैं ये सिर्फ कहूं कि सिर्फ स्पिन अप और डाउन हो सकता है, तो ये इसके अप डाउन होने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब ये अगर रैंडमली डाउन भी हो जाता है तो इसके डाउन होने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि ये अपनी स्पिन अप कर ले या डाउन कर ले, दैट डजंट मैटर, बट इसके प्रेजेंस से या इसका जो भी कॉज है या जो जो भी इसने इफेक्ट क्रिएट किया है उसका इफेक्ट किसी भी अदर स्पिन पे नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज कि नॉन इंटरैक्टिंग है। ओके, तो ये तो एक अभी तो प्रॉब्लम पूरी नहीं बताई है, तो लेट मी जस्ट टेल यू द प्रॉब्लम कि मेरे पास n, n मतलब नंबर है, n नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन्स हैं। ओके, लेट सपोज कि ये जो मैग्नेटिक स्पिन्स हैं इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट लेट सपोज म्यू नॉट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है लेट सपोज म्यू नॉट है, और जो मैग्नेटिक स्पिन्स हैं ये लेट सपोज दो ही वैल्यू ले सकती हैं। सिग्मा जो है वो मेरा +-1 है, यानी कि या तो मेरा सिग्मा आई जो है +1 होगा या मेरा -1 होगा। ith मतलब स्पिन नंबर, जैसे सिग्मा 1 अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब फर्स्ट स्पिन, सिग्मा 2 सेकेंड स्पिन, थर्ड स्पिन, ऐसे मेरे n स्पिन है। ये या तो +1 ले सकते हैं या -1, या +1 या -1, तो सारे इंडिपेंडेंटली +1 और -1 ले सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो सिग्मा आई, इसको मैं सिग्मा आई लिख देता हूँ, सिग्मा आई की जो वैल्यू है वो लेट सपोज ऐसे भी हो सकती है +1, 0 और -1। तो इट मीन्स जो फर्स्ट स्पिन है वो 3 वैल्यूज ले सकता है, या तो +1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। जो दूसरा स्पिन है वो 3 वैल्यू ले सकता है, या तो +1, 0 और -1।
इसी तरीके से जो nth स्पिन है, यानी कि मेरे पास n नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन्स हैं, तो जो nth वाला है वो भी इसी तरीके से 3 वैल्यूज ले सकता है। ये इस प्रॉब्लम की मीनिंग हुआ कि सिग्मा आई का मतलब प्लस माइनस वन, यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी स्पिन है वो मैक्सिमम 2 वैल्यू ले सकता है, या तो प्लस वन या तो माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास एक स्पिन हाफ सिस्टम है, तो स्पिन हाफ का सिस्टम क्या है, स्पिन हाफ एस जो है मेरे पास वन है, तो एम एस की सॉरी एम की वैल्यू हाफ है, तो एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस हाफ। तो इसमें भी मेरे पास जो सिग्मा आई है वो भी 2 वैल्यूज हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ओके, तो ये तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मेरे पास n नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट है। सिग्मा आई की जो वैल्यू है, जो स्पिन की जो वैल्यू है, वो 2 ले सकता है इस प्रॉब्लम में, दैट इज प्लस वन या माइनस वन। ओके, अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अलग अलग भी हो सकता है। ओके, तो वो आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझनी होगी कि कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। अगर मेरे पास ये इतना पूरा सिस्टम है और मैं इस कहूं कि सिस्टम का मैग्नेटाइजेशन कितना है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा कि जैसे सिग्मा ई प्लस माइनस वन है, एन है, तो लेट सपोज मेरे पास 6 स्पिन है। ओके, तो 6 स्पिन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सबका म्यू नॉट है, उसमें 2 अप हैं, दो सॉरी 4 अप हैं और 2 डाउन है। ओके, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है, प्लस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन प्लस वन और प्लस वन। प्लस वन को मैं अप लिख रहा हूँ, माइनस वन को मैं डाउन लिख रहा हूँ। तो मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, म्यू नॉट, 4 मेरे पास अप हैं प्लस 2 मेरे पास डाउन है, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 4 - 2, दिस इज योर 2 म्यू नॉट, इसका मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटाइजेशन इन जनरल हम लोग इसका कितना लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा आई। यानी कि पहले स्पिन का सिग्मा की वैल्यू क्या है, दूसरे स्पिन की क्या है, तीसरे स्पिन की क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे आप n स्पिन्स का सम ले लो और उससे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सबकी स्ट्रेंथ सेम है तो मेरे पास ये टोटल इसका मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। तो एन नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअली जो स्पिन्स हैं वो 2 वैल्यूज ले सकती हैं, प्लस माइनस वन, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट है, तो टोटल मैग्नेटाइजेशन जो सिस्टम का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम। अब मेरे पास एक हम इसमें एक कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं अपनी तरफ की कि कोई भी इंटरैक्शन एनर्जी टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो जीरो ले रहा हूँ। ओके, तो सिस्टम के पास जो एनर्जी है दैट इज जीरो, मैग्नेटाइजेशन ये है। अब मुझे इसका सॉल्व करना है कि मुझे इसका पार्टीशन फंक्शन लिखना है। गिब्स एंसेंबल में इसका हमें पार्टीशन फंक्शन लिखना है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन निकालनी है, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी निकालनी है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, बाकी जो सभी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं वो सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग जो गिब्स एंसेंबल में जो भी हम लोगों ने स्टडी किया था, सो दैट उसको हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अप्लाई कर सके। तो गिब्स एंसेंबल ये है थोड़ा सा रिकैप, क्योंकि मुझे पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए और मे बी आपको पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। तो गिब्स एंसेंबल में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरा एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जो प्रेशर था और जो टेम्परेचर था वो मेरा फिक्स्ड रहता था, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स्ड है और टेम्परेचर फिक्स्ड है। तो मेरे पास जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, म्यू एस स्टेट में, माइक्रो स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो कितनी थी, ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस, ये सिस्टम की एनर्जी थी, माइनस बीटा पी वी, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और ये बीटा 1/kBt डिवाइडेड बाई इसका z ऑफ गिब्स कैनॉन गिब्स पार्टीशन फंक्शन, जो कि फंक्शन होगा टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ओके, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेरा ये गिब्स पार्टीशन फंक्शन है दैट इज सम ओवर ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई एस माइनस बीटा पी वी सम ओवर ऑल कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा z गिब्स आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो एवरेज वॉल्यूम हम लोग निकालते थे वो कितना आ जाता था, दैट वाज माइनस डेल बाई डेल बीटा पी और log ऑफ z ऑफ गिब्स विथ बीटा मेरा कांस्टेंट होता था। तो बीटा मेरा फिक्स्ड है, तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस इज -1/बीटा डेल बाई डेल पी
ऑफ लॉग ऑफ जेड ऑफ गिब्स। तो ये तो नॉर्मल था जब हम लोगों ने एनपीटी मतलब प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास सिस्टम में प्रेशर नहीं है ना, मेरे पास सिस्टम में मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटिक सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ अब याद करो जो फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे मैंने डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बताया था कि अगर प्रेशर है तो प्रेशर लगाओगे किसी सिस्टम पे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन थी। तो एक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी कि जब प्रेशर लगाओगे तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना था कि जब प्रेशर लगाने से सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम लोग प्रेशर में लगाया था कि जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इट मीन्स कि प्रेशर सिस्टम में कम हो रहा है। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, जो मैग्नेटिक सिस्टम के लिए, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे जो मेरा प्रेशर है, प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंगली कम या ज्यादा होता है। उसी तरीके से अगर मैं इस मैग्नेटिक स्पिन सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड एच लगाऊं तो मेरा जो सिस्टम का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो वेरी होता है ms। तो यानी कि जहां जहां पे सिस्टम में माइनस पीवी है, अगर मैं उसको H इंटू एम एस से रिप्लेस कर दूं तो वो मेरा मैग्नेटिक सिस्टम के लिए सारे कन्फिगरेशंस बन जाएंगे। तो अब मेरे सिस्टम में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, प्रेशर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो ये मेरे सिस्टम में फिक्स्ड क्वांटिटीज रहेंगे। तो जो सिस्टम के किसी पर्टिकुलर कन्फिगरेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, माइनस बीटा ई एस प्लस बीटा पीवी, माइनस बीटा पीवी की जगह पे मैंने लिख दिया एच इंटू एम एस। ओके, और डिवाइडेड बाय जेड ऑफ गिब्स, ये किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन। तो सिस्टम का जो एवरेज मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल बीटा, और ये P प्रेशर की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये माइनस मतलब ये माइनस P की जगह पे मैंने ये H को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये log ऑफ Z ऑफ गिब्स। तो इसको इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं, ये बीटा मेरा यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो 1 बाई बीटा डेल बाई डेल एच लॉग ऑफ जेड ऑफ गिब्स, और ये मेरा बीटा कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर आपने ध्यान दी कि मेरा जो ओरिजिनल सिस्टम है वहां पे जो ES है ये मेरे पास जीरो है बाई कंस्ट्रक्शन। ये जो मेरा जो प्रॉब्लम थी उसमें अगर आप देखो यहाँ पे, तो मेरा जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो हम लोगों ने जीरो ली थी, तो मेरे पास सिर्फ मैग्नेटाइजेशन है और उस मैग्नेटाइजेशन का यूज करके हम लोग पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो एक छोटा सा रिकैप था ताकि आप लोग वो चीजें समझ सको कि क्या हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन, ओके। तो पार्टीशन फंक्शन क्या है, मेरे पास z ऑफ गिब्स जो होगा दैट विल बी सम ओवर ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि डिस्क्रीट सिस्टम है इसीलिए मैं समेशन ले रहा हूं। अगर मेरे पास कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, एक ऐसे सिस्टम जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस आते हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस प्लस बीटा एच इंटू एम एस। अब मेरे पास बाई कंस्ट्रक्शन ये जो एनर्जी है इसकी वैल्यू जीरो दी हुई है, तो मेरा जो सिस्टम है इसमें क्या आ जाएगा, सम ओवर ऑल कन्फिगरेशंस ई रेज टू पावर बीटा एच इंटू, अब देखो एम एस, जो मेरा सिस्टम का जो मैग्नेटाइजेशन दिया है वो कितना है, म्यू नॉट सम ओवर आई सिग्मा आई। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट सम ओवर आई सिग्मा आई। अब कन्फिगरेशंस क्या पॉसिबल हैं, देखो अब इसको ध्यान से चीजें समझने वाली हैं। जो मेरी कन्फिगरेशंस हैं वो, लेट सपोज ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, ऐसे करके एन मेरे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं या स्पिन्स हैं जो भी कह लो। अब मेरे पास दो ही कन्फिगरेशंस हैं, प्लस वन या माइनस वन। तो एक कन्फिगरेशन क्या हो सकती है, प्लस वन, माइनस वन, माइनस वन, ये सारे मेरे माइनस वन है। एक कन्फिगरेशन क्या हो सकती है, ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, बाकी सारे माइनस वन है। ऐसे कई सारे कन्फिगरेशंस हो सकते हैं, ये एक प्लस है बाकी सारे माइनस है। एक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, प्लस वन और ये बाकी सारे माइनस, फिर प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन और ये बाकी सारे माइनस। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो सारे कन्फिगरेशंस में कॉमन क्या है कि जो मेरा इंडिविजुअल जो स्पिन है वो दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो प्लस वन लेगा या तो माइनस वन लेगा।
तो ये एक कन्फिगरेशन है, ये दूसरी कन्फिगरेशन है, ये मतलब तीसरी, ऐसे ये बहुत सी कन्फिगरेशंस आएंगी। तो यानी कि ये जो कन्फिगरेशन वाला जो समेशन है, दैट इज सम ओवर सिग्मा विच इज +-1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं, ये मैं हटा देता हूं, इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज कि this is summation over all configurations of sigma I e raised to power beta h mu naught। क्योंकि I मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स जो है वो चेंज कर दे रहा हूँ, 1 to n सिग्मा j। चाहे तो अब यहाँ पे I लिखे रहने दो, यहाँ पे j। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये जो सम ओवर ऑल कन्फिगरेशंस है जो कि सिग्मा पे होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो, हाँ, तो ये जो सिग्मा आई है इसका मीन्स क्या हुआ कि मेरा जो सिग्मा 1 है, जो फर्स्ट पार्टिकल का जो स्पिन है वो +-1 हो सकता है, जो सेकंड पार्टिकल का जो स्पिन है वो मेरा +-1 हो सकता है, ऐसे जो nth पार्टिकल का जो स्पिन है वो मेरा +-1 हो सकता है इंडिपेंडेंटली। यानी कि इसकी वैल्यू +-1 है, इसकी वैल्यू +-1 है, ऐसे nth की सारी की वैल्यू +-1 है, और ये सारे कॉम्बिनेशंस इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सम ओवर ऑल सिग्मा आई e raised to power beta h mu naught sigma 1 multiplied by e raised to power beta h mu naught sigma 2, ऐसे ऐसे करते बीटा एच म्यू नॉट सिग्मा एन। ठीक है, इससे चाहे ये आप कैसे लिख सकते हो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 ऐसे सिग्मा एन, वो जो ऊपर एक्सपोनेंशियल्स का जो सम है उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल्स लिख सकता हूँ, और इस तरीके से हम इस पूरे समेशन को ऐसे कर सकते हैं। ग्रेट। तो मेरे पास ये जो आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये जो मेरा सिग्मा 1 है ये दो वैल्यूज ले सकता है, +1 और -1। तो एक बार +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर बीटा एच म्यू नॉट, तो +1। अब दूसरी वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1, क्योंकि यहाँ पे समेशन है, ये सम है, सम ओवर ऑल कन्फिगरेशंस, तो प्लस ई रेज टू पावर बीटा एच म्यू नॉट, ये नेगेटिव। तो ये मेरा फर्स्ट इसका पार्ट हुआ। सेकंड क्या है, सेकंड भी सेम है, सिग्मा 2 क्या वैल्यू ले सकता है, +1 और -1। ऐसे nth वाला भी सेम है, वो भी क्या वैल्यू ले सकता है, +1 और -1। तो ये सेम कंट्रीब्यूशन मुझे इससे इससे सारे n से मिलेगा, सो दिस इज पावर n। तो ये मेरा सिंपल जो है पार्टीशन फंक्शन जो है वो मेरा निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो z है, जो मेरा गिब्स पार्टीशन फंक्शन है, वो कितना आ जाएगा, e raised to power beta h mu naught plus e raised to power minus beta h mu naught की पावर n। ओके, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x क्या होता है, 2 cos हाइपरबोलिक x। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर n, या इसको आप सीधा ऐसे लिख लो, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा एच म्यू नॉट की पावर n। ये मेरा सिंपल मतलब इस पूरे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन आ गया, जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस है। सो जो पूरे प्रॉब्लम की जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, जो कि पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, वो हम लोगों का निकल चुका है। अब बस इसके डेरिवेटिव, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो जा रहा था, ताकि आप ईच एंड एवरी स्टेप देख सको कि कैसे, कहाँ पे, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर देते हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। लेट सपोज मेरे पास जो सिग्मा आई था वो +1, 0 और -1 था। ओके, तो मेरे पास जो गिब्स पार्टीशन फंक्शन है वो कितना आ जाता, 1 प्लस ई रेज टू पावर बीटा एच म्यू नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच म्यू नॉट की पावर n। ओके, ये आ जाता। अगर मेरे पास सिग्मा आई जो है ऐसे दिया है, +½ एंड -½ है, ओके, तो मेरे पास गिब्स पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाता, ये दूसरा प्रॉब्लम, ये आ जाता e रेज टू पावर बीटा एच म्यू नॉट बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच म्यू नॉट बाई 2 की पावर n। ये मेरा कितना आ जाता, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा एच म्यू नॉट बाई 2 की पावर n। तो अब डिफरेंट सिस्टम, अब तुम्हारे पास ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा स्पिन कैसा है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया दैट वाज +-1,
बट यहाँ पे जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ इसमें 3 स्पिन यानी कि स्पिन 1 सिस्टम है। ये कैसा है? स्पिन 1 है। ये कैसा है? स्पिन हाफ सिस्टम है। तो डिपेंड करेगा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसमें स्पिन क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो पार्टीशन फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। सो ध्यान रखना जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ना कि स्पिन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो स्पिन दिया हुआ है, कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं कि मेरे पास स्पिन हाफ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज ये दी हुई हैं और इनकी डीजेनरेसी इतनी है। तो ध्यान रखना अगर डीजेनरेसी दी हुई है तो यहाँ पे वो डीजेनरेसी वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी आएंगे। ओके। और इसके हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन में। तो उसमें हम लोग जहाँ पे डीजेनरेसी दिया हुआ है उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक कंप्लीट सारे आइडियाज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की क्या आ जाएगी जी? वो कितनी होती है? माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड। ये कितना आ जाएगा? माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड। इसका लॉग लेना है तो n बाहर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एच म्यू नॉट। ओके, ये आ गया। अब अगर हम सिस्टम का एवरेज मैग्नेटाइजेशन निकालें तो वो हम निकाल चुके थे। वो कितना होता है? 1/बीटा डेल बाई डेल एच लॉग ऑफ जेड, जहां पे बीटा मेरा कांस्टेंट है। तो कितना आ जाएगा? 1/बीटा डेल बाई डेल एच ऑफ लॉग ऑफ जेड। तो यानी कि इस पर ये मेरा लॉग ऑफ जेड है, इसका मुझे एच के टर्म्स में डेरिवेटिव लेना है। तो मेरे पास ये एन आ जाएगा। लॉग को डेरिवेट करेंगे तो 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एच म्यू नॉट, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऊपर 2 कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक, तो ये बीटा एच म्यू नॉट ऐसे आ जाएगा। अब बीटा एच म्यू नॉट का एच के टर्म्स में डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास म्यू नॉट इंटू बीटा आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम में ये बीटा बीटा जो है वो मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा कितना? एन म्यू नॉट टैन हाइपरबोलिक बीटा एच म्यू। कुछ इस तरीके से ये मेरा पूरा मैग्नेटाइजेशन आया। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये तो सारी चीजें कैलकुलेशन है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। ये कितना आ जाएगा? एन म्यू नॉट टैन हाइपरबोलिक बीटा एच म्यू नॉट। अब यहाँ पे आपके पास एक काम है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि इसको आप प्लॉट करो इस फंक्शन को एंड चेक कि एवरेज मैग्नेटाइजेशन कैसे बिहेव करता है जब एच की वैल्यू लार्ज है और मेरा बीटा एक कांस्टेंट है, या फॉर एग्जांपल मतलब बीटा की वैल्यू मेरी लार्ज है या कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा टेम्परेचर लो है, दिस इज द सेम थिंग, और मेरी एच की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। इन दो पर्टिकुलर पैरामीटर्स को वेरी करके देखो कि लार्ज मैग्नेटिक फील्ड पे सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है, लो टेम्परेचर पे हाई बीटा पे मेरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये प्लॉटिंग जो है वो एग्जैक्ट प्लॉटिंग कैसे दिखती है, कैसे इसका इंटरप्रिटेशन है, वो सारी चीजें आप एक बार प्लॉट करके देख लो डेस्मोज में या जो भी आप ग्राफिकल सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रफ इंटरप्रिटेशन, एक आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास ये एक्सिस है, दिस इज माई लेट सपोज एक्स, और लेट सपोज ये मेरा tan हाइपरबोलिक एक्स है। तो tan हाइपरबोलिक एक्स जो लो एक्स की वैल्यूज के लिए लीनियर बिहेव करता है, तो दिस पोर्शन मतलब लो एक्स की वैल्यूज के लिए लीनियर है, हाई एक्स की वैल्यूज के लिए ये सैचुरेट कर जाता है 1 पे और -1, सॉरी, और तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से। तो इट मीन्स कि जो x की वैल्यू जब बहुत ज्यादा है यानी कि व्हेन x गोज टू इंफिनिटी दिस tan हाइपरबोलिक x गोज टू +1, व्हेन x गोज टू माइनस इंफिनिटी दिस गोज टू -1। तो ये दो इंपॉर्टेंट लिमिट याद रखना, बहुत जगह आपको यूज होंगी। सो दिस इज लिमिट व्हेन x गोज टू इंफिनिटी tan हाइपरबोलिक x गोज टू +1। दूसरी क्या है? लिमिट व्हेन x गोज टू इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी, tan हाइपरबोलिक x गोज टू -1। और एक तीसरी लिमिट भी है, when limit this tan hyperbolic x when x goes to 0, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज में है, this goes to x यानी कि लीनियर बिहेव करता है। तो इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर रीजन में ये लीनियर है, यहाँ पे ये +1 और -1 पे सैचुरेट करता है। ग्रेट। तो अब अगर हम इस सिस्टम का एवरेज मैग्नेटाइजेशन देखें, लेट सपोज लो टेम हाई टेम एच की वैल्यू मेरी लार्ज है, जो एच मेरा बहुत ज्यादा है, तो ये सिस्टम बीटा लेट सपोज मेरा कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज tan h when x is large, तो इट मींस दिस विल गो टू 1, सो ये कितना आ जाएगा n म्यू नॉट। तो अब हम h का एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम चाहे अप डायरेक्शन में रखें चाहे डाउन डायरेक्शन में रखें, तो या तो मेरा मैग्नेटाइजेशन n म्यू नॉट आएगा या मेरा मैग्नेटाइजेशन -n म्यू नॉट आएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो अब यहाँ पे इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो सुनो। ओके देखो, मेरे पास एक वन डायमेंशनल एरे है, वन डायमेंशनल स्पिन था इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से, ऐसे मेरे पास n साइड्स थी 1 2 3, और इन पे मैंने एक पर्टिकुलर स्पिन प्लेस कर रखे थे जो कि दो पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकते थे, +1 एंड -1। एन मैग्नेटाइजेशन n म्यू नॉट का मतलब क्या हुआ कि सारे मैग्नेटिक सारे जो स्पिन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, और वो किस डायरेक्शन में है, +1 की डायरेक्शन, मतलब अप डायरेक्शन में। -n म्यू नॉट का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे सारे स्पिन्स हैं वो किस डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में है। यानी कि जब मेरा h यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत लार्ज कर दोगे तो या तो सारे स्पिन अप हो जाएंगे टिल n, या तो सारे स्पिन डाउन हो जाएंगे। ये दो ही कन्फिगरेशन पॉसिबल हैं, और कोई कन्फिगरेशन लार्ज एच की वैल्यू पे पॉसिबल नहीं है। एक इंटरप्रिटेशन ये हुआ। दूसरा सेम है, लेकिन आप कैसे देख सकते हो, इस फंक्शन को एनालाइज कर सकते हो। एच को मैंने कांस्टेंट किया, हम कह रहे हैं बीटा मेरा लार्ज है, सारा इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा। बीटा मेरा लार्ज है तो मेरे पास सिस्टम में दो ही पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, यार या तो सारे स्पिन्स अप होंगे या तो सारे स्पिन्स डाउन होंगे। बीटा लार्ज का मतलब क्या है, मेरा लो टेम्परेचर है, तो इट मींस कि मेरा जो सिस्टम है, जो ये एन स्पिन का जो कॉन्फ़िगरेशन था, नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन्स तो थे, अगर मैं बहुत लो टेम्परेचर पे जाऊंगा तब भी मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, या तो वो सारे अप होंगे या तो वो सारे डाउन होंगे। ओके, तो एक तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये आया कि मेरे पास अगर मेरे पास नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन सिस्टम्स हैं तो लो टेम्परेचर पे सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, या तो सारे अप होंगे या तो सारे डाउन होंगे। अब मेरे पास दो ही कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है लो टेम्परेचर पे, तो इस सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो आप लिखोगे कमेंट में, आप इस तरीके से लिखना कि मतलब ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कहाँ पे एंट्रोपी की बात कर रहे हो। कमेंट में आप इस तरीके से लिखोगे कि एंट्रोपी ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक स्पिन्स एट लो टेम्परेचर इज, अब जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पे लिख, तो ये पूरा सेंटेंस आप लिख देना कमेंट में, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने यहाँ तक देख लिया है, आपने प्रॉब्लम्स कर ली हैं। अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम और करके इस पर्टिकुलर सेशन को फिर नेक्स्ट में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक तो मेरा हो गया मैग्नेटाइजेशन, एक मेरे पास होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, किसी टेम्परेचर टी पे मेरे पास क्या होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ एच, और मेरा मैग्नेटाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है। हम ये बिहेवियर देखना चाहते हैं कि मैंने सिस्टम में थोड़ा सा ट्यूनिंग की, थोड़ा सा मेरा मैग्नेटिक फील्ड बदला, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटाइजेशन कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, वो मेरी होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डेल बाई डेल एच एवरेज मैग्नेटाइजेशन एट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे। अगर आप ये डेरिवेटिव ले लोगे, सो दिस विल टेल यू कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी मेरे पास एवरेज मैग्नेटाइजेशन कितना था, एन म्यू नॉट tan हाइपरबोलिक बीटा एच म्यू नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, n म्यू नॉट। अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे h के रेस्पेक्ट में, सो यू विल गेट बीटा म्यू नॉट, एक टर्म और मिलेगा, और ये आ जाएगा आपका सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा एच म्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पे एक साइड नोट है, नोट सॉरी थोड़ा पानी पी लेता।
हम्म, एक साइड नोट आपके पास ये है कि जिस तरीके से आप साइन कॉस टैन कॉट सेक हाइपर मतलब ये जो रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके डेरिवेटिव्स आपको याद हैं, बट जो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक सेक हाइपर इनका थोड़ा सा कहीं पे साइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सो आप इनके जो डेरिवेटिव्स है ना वो अच्छे से नोट कर लेता है, आप इसी वीडियो के एंड में कहीं पे जाके इंटरनेट पे देख लो कि इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कैसे इनको एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत जगह आपको वो यूज होंगे। सो एक काम दे रहे हैं, राइट डाउन ऑल derivatives of hyperbolic functions and also definitions। definitions मतलब कि साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें। ओके, तो एक काम ये कर लो और इम्पॉर्टेंट है कि सारे आप हाइपरबोलिक और ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप एक जगह लिख लो। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक डेरिवेटिव आ गया। तो अगर आप सिस्टम में लो मैग्नेटाइजेशन लो मैग्नेटिक फील्ड ये एच की वैल्यू अगर आप लो लेते हो, तो ये जो सेक वाला जो फंक्शन है ना ये इसकी वैल्यू वन की तरफ टेंड करती है। तो ससेप्टेबिलिटी काई टी जो है when h goes to 0 this varies as n mu naught square divided by kbt। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो और आपने जो पहले चीजें पढ़ रखी हैं जो किसी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के या कंडेंस मैटर फिजिक्स में कभी क्लास में मैडम या सर ने पढ़ाया हो, ध्यान नहीं दिया हो, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ससेप्टेबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टेम्परेचर। कुछ याद आया इससे? थोड़ा सा भी अगर याद आ रहा है कि ये क्या है कैसे है, ससेप्टेबिलिटी वन अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन, दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ। ओके, तो एक बेसिक सिंपल प्रॉब्लम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल चैन है, वन डायमेंशनल लैटिस है, उन लैटिस पॉइंट्स पे कुछ स्पिन है, सिस्टम की एनर्जी जीरो है, नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम्स हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके हमने उसका पार्टीशन फंक्शन लिखा, कुछ सिंपल डेरिवेटिव का यूज करके हमने उसका मैग्नेटाइजेशन निकाला, और मैग्नेटाइजेशन से ससेप्टेबिलिटी। तो ये तो काफी लंबा हो गया, अराउंड हाफ एन आवर मैं इस चीजों पे बोल रहा हूँ, बट इट विल नॉट टेक यू अराउंड more than 5 minutes to do these calculations, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो और थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा एडवांस है, तो मैं थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी टॉपिक एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल, कि अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई दूसरा प्रॉब्लम करना मिले तो आप कर लो। तो बेसिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके हम लोगों ने क्यूरी लॉ डिराइव कर लिया। ओके, तो कई सारे होमवर्क्स दिए हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेशन में, जैसे प्लॉट करना और ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करना, ठीक है, और कैसे आप गिब्स एनसेंबल का यूज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमने इस पर्टिकुलर पूरे सेशन में देखा। तो आई गेस कि इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इसी मैग्नेटिक सिस्टम से ही रिलेटेड होंगे। सो दैट कुछ तीन चार पांच प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर लेंगे, सो दैट एक मैग्नेटिक सिस्टम्स को कैसे सॉल्व करेंगे उनका एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू देयर, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कहना नहीं पड़ेगा आई गेस। थैंक यू।